हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जुलाई का विजन इन्वायरमेंट सेक्शन 2023 पार्ट 1 है। गाइस, टॉपिक्स ज़्यादा हैं इसलिए हम पाँच पाँच लेके टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो आज टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, डैट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट ली गई हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में हम सभी जानते हैं। अब उसी एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ अमेंडमेंट करी गई हैं, वो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के थ्रू। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है सीबीडी, जिसको हम सभी जानते हैं कि इसका एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इसका सेक्रेटेरिएट जो आपका मॉन्ट्रियल में है, हेडक्वार्टर्स। फुल फॉर्म है इसका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक लीगली बाइंडिंग, याद रखना, सीबीडी एक कैसी है, एक लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स की। इंडिया भी इसका मेंबर है। कुछ कोर अग्रीमेंट हैं जो इंडिया ने भी रेटिफाई करे हैं, दैट इज़ नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया क्यूलोलमपुर सप्लीमेंट्रीज प्रोटोकॉल्स एंड लाइबिलिटी। तो ये सारे के सारे सीबीडी का पार्ट हमारे कोर अग्रीमेंट्स हैं। अब समझने की बात यह है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव्स। यूनाइटेड नेशंस की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ चलने के लिए उसको काम किया गया है। लॉ में बेसिकली कोशिश की गई है, इसका जो मेजर एम है आपको बताया मैंने अभी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे चलने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है। अच्छा, इस एक्ट में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ डिसेंट्रलाइज 3-tier मैकेनिज़्म भी है रेगुलेट करने का, कि सभी तरफ ये सारी रेगुलेशन जाएँ, इसीलिए इसको 3 tiers में डिवाइड करा गया है। तो वेरी फर्स्ट टीयर इज़ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे काम करेगी। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, वो आपका काम करेगी लोकल लेवल पर। अच्छा, जो ये एक्ट है ये आपको शेयरिंग बेनिफिट्स देना विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स, इस तरह की चीज़ें भी देगा। उसमें बेनिफिट्स को शेयर भी कराया जाएगा एज अ मॉनेटरी कंपनसेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें होंगी। अब समझने की ज़रूरत है कि जो ये पर्टिकुलर बिल आया है ये क्यों आया है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डे कि ये ना आपका जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स का प्रेशर है ना उसको रिड्यूस करेगी, क्योंकि ये कल्टीवेशन इसका बढ़ाएगा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ये इनकरेज करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रिसर्च पेटेंट एप्लीकेशंस फास्ट ट्रैक होगी। इस वजह से इस चीज़ को बिल को लेकर आया गया है। समझ रहे हो आप बात को? अब इसमें जो की इश्यूज़ हैं ना इस बिल के साथ, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो इस बिल में प्रॉब्लम है, दैट इज़ एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी कि जो आपका सीबीडी है, उसका नगोया है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, वो ना टर्म्स को डिफ़ाइन नहीं करती हैं। बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है, जिसमें आप ना क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज, उससे कैसे बेनिफिट शेयर मिलेगा, इसका कुछ अभी ठीक से क्लैरिटी नहीं है। अब सोचो लोकल कम्युनिटी इसको कैसे फॉलो कर पाएंगी बेनिफिट शेयरिंग को, उसके बारे में ना बिल ने कुछ बात कही नहीं है, रिमूव कर दिया उसको। कुछ यूज़ हैं ऑफेंसेस में, पेनल्टीज़ में लेते हुए कि वाइड रेंज ऑफ पेनल्टीज़ कैन बी लिवाइड बिटवीन 1 लाख रुपीज़ एंड 1 करोड़ रुपीज़। तो एक लेजिस्लेटिव गाइडेंस की ज़रूरत है। लार्ज कंपनीज में इवेट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रायर अप्रूवल्स। जितने भी मोस्ट आयुष फर्म्स हैं ना वो रजिस्टर्ड किए गए अंडर द नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग आयुष डॉक्टर्स। कंपनी अंडर फॉरेन मैनेजमेंट जो है बट रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो भी एनबीए से कुछ ऐसे परमिशंस वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में बेसिकली क्या है, एक तरीका है जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस करने का, बेटर रिजल्ट देने का, इस तरह से है। अच्छा, ये सारे आपको इश्यूज समझ आ गए। ऑफेंसेस पेनल्टीज़ में प्रॉब्लम है। बहुत सारी आयुष फर्म के जो डॉक्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड, उनका वहाँ कहाँ पर है, उनको एक्सक्लूड करा गया, एग्जाम किया गया कुछ कंपनीज से। ये सारे के सारे ना क्राइसिस हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ना इस चीज़ों को एड्रेस किया जाए कि इंडिया एक रिच कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, और आप जानते हो, तो उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करें हम, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइंडरिंग द ग्रोथ। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ रिलेटेड टू योर PPVFR, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली गाइस पेप्सिको की एक फाइल को, अपील को डिसमिस कर दिया।
2021 में करा था, उन्होंने ऑर्डर रिवोक करने को कहा था PIH रजिस्ट्रेशन पोटैटो वेराइटी के लिए। अब इससे पहले ना ये आप केस समझने की ज़रूरत है ना कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों डिसमिस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू। बैकग्राउंड इशू का ये है कि FL2027, अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि FL2027 है क्या, तो एक वेराइटी है पोटैटो की, कमर्शियल नेम इसका FC5 है। ये पेप्सी ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के थ्रू। आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कि आप फार्मर से बेसिकली डील कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई सामान हमारा, हम आपको एक रेगुलर इनकम देंगे, हमारे सामान और हमारी टेक्निक से ही कोई चीज़ आपको ग्रो करनी है, ठीक है। अब FL2027 वेराइटी को रजिस्टर कराया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2016। 2019 में भी पेप्सिको ने क्या किया, स्यू किया कुछ फार्मर्स को गुजरात के, कि वे इलीगली तरीके से ग्रो कर रहे हैं रजिस्टर्ड पोटैटो वेराइटी को, और IPR हमारा वायलेट कर रहे हैं, हमारे थ्रू नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। 2021 में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन FL2027 का रिवोक किया गया ऑन द ग्राउंड फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और फार्मर्स राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर 2021 में इसका भी काम हुआ। अच्छा, एक ना बॉडी है जो ज़रूर याद रखनी है, दैट इज़ UPOV, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये इस्टेब्लिश हुई थी बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। इसका इफेक्टिव सिस्टम प्रमोट करना, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन का, ये सारा काम है। अच्छा, इस एक्ट के तहत क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। 2001 में इनेक्ट हुआ था अंडर द आर्टिकल 273B, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं। ये एक्ट कंफर्म करता है, इसी UPOV के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वर्ल्ड्स ओनली IPR लेजिस्लेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को ग्रांट करती है, नॉट ओनली ऑन द प्लांट ब्रीडर्स बट ऑल्सो टू द फार्मर्स। अनलाइक UPO एक्ट फैसिलिटेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली न्यू बट इवन एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है PPBFR एक्ट 2001 का, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, जेनेटिक रिसोर्सेज को के रिगार्डिंग डेवलपमेंट करना, नए प्लांट वेराइटी की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, प्लांट ब्रीडर के राइट को बचाना, तो प्रोटेक्शन पीरियड भी दे रखे हैं ट्रीज एंड वाइन्स का, अदर क्रॉप्स का लाइक दिस। तो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर आपके अथॉरिटीज़ भी हैं, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एपिलेट ट्राइब्यूनल भी है यहाँ पर, डिसीजन इसका कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। विच फंक्शंस इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटी, डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना, कमर्शलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें। अब ना देखने की ज़रूरत है कि कुछ ना कंसर्न्स हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू सीड, जो ब्रीडर्स राइट है ना, कैन रिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल फार्मर्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेटेंटेड सीड अगर लेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा। हाई ब्रिड और आपके जो GM सीड प्रेफरेंसेस हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के कई सारे चैलेंजेस हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस की दिक्कत है, रिसोर्सेज की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, ये सारी। बायो पायरेसी कंसर्न्स भी हैं, लोकल कम्युनिटीज़ आर एक्सप्लॉइटेड विदाउट फेयर कंपनसेशन, नहीं मिलता उनको, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है उनके साथ, इसीलिए रेगुलेट करने की और ठीक ढंग से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइगर कंजर्वेशन इंडिया के अंदर। इसकी एक रिपोर्ट आई है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि NTCA रिपोर्ट निकालता है। कौन निकालता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इससे रिलेटेड रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, जिसमें हमने बात करते हैं स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को-प्रेडेटर्स एंड प्री, ठीक है। की ऑब्जर्वेशन इसकी देख लेते हैं कि देखो 53 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपका 2.3% लैंड टोटल एरिया को घेरते हैं, लैंड एरिया समझ लो आप। पॉपुलेशन में बात करोगे तो 75 वर्ल्ड का जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन में ना इंडिया के अंदर है। सेंट्रल इंडिया, शिवालिक हिल्स, गैंगटेक प्लेन, यहाँ पर आपको टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये रीजन्स याद रख लो, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, इन सब में आपको टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी मिलने वाली है। तो यानी कि सेंट्रल इंडिया, शिवालिक हिल्स एंड गैंगटेक प्लेन्स में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब स्ट्रेंथन करने की क्या ज़रूरत है? तो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली ना 35% जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें अर्जेंटली आपको कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है। लाइक यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन मेजर, लोन को बचाओ, टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करो वहाँ पर सब्सिक्वेंटली। तो टेक्निक्स कुछ यूज़ की जाती हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखना आप। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और दे रखी है, रिजर्व्स विद नो टाइगर्स, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना, गलती से दे दें नो वाला स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए। डंपा जो है मिजोरम में, कैमलिंग अरुणाचल प्रदेश, ऐसा। टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल की जा रही है? एम स्ट्रिप्स है, यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, तो ये यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड,
फिर कैमरा भी ट्रैप करता है आपका, कैप्चर मार्क, रिकैप्चर मार्क, ये सारा कुछ करता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एरियाज़ में ना अपने कैमरा से ट्रैप पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पर ना मॉलिक्यूलर टूल्स को यूज़ करते हैं कि उसकी प्रेजेंस जानने के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, स्कैट से निकाल लेते हैं। तो उस तरह से भी मतलब पॉसिबिलिटी पता चल जाती है कि यहाँ पर है टाइगर या नहीं है। उसके बाद है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। अब मी समझ लेते हैं क्या होता है बेसिकली। देखो एनटीसीए ने रिलीज़ किया मी को, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट दी अपनी, उसमें अकॉर्डिंग बताया। अब मी में क्या है, डिज़ाइन प्लानिंग है, अप्रोप्रिएटनेस है, डिलीवरी सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने ही यूज़ करना सीखा है मी, ताकि हम टाइगर रिजर्व नेशन वाइड को समझ पाएँ। और ये जॉइंटली एनटीसी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों करवाते हैं। तो 5th साइकिल थी मी की, गवर्नमेंट ने करा इसको कैरी आउट। और इसमें असेसमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस आईयूसीएन के साथ मिलके करा जाता है। तो मी का बेसिकली मतलब समझ रहे हो कि कितना आपको ना प्रोटेक्टेड एरियाज़ को असेस करना है, कि कितना वो वैल्यू को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, गोल्स अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस मी का आप समझो, मी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आप ना मैनेजमेंट ठीक कर रहे हो, आप इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन पे काम कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो, आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज को बिल्डअप कर पाएँ, प्रमोट करना वैल्यू ऑफ पीएस है ना। तो डिज़ाइन इशूज़ रिलेटिंग टू बोथ इंडिविजुअल साइट्स में क्या है, एडुकेसी को जानना, लाइक दिस। तो 5th साइकिल है मी की, दैट इज़ 51 टाइगर रिजर्व्स को इवेलुएट करा जा रहा है। कितने, 51 टाइगर्स को। न्यूली डिक्लेयर टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़, विश्वधारी, रानीपुर, ये सब नॉट बीन इंक्लूडिंग द करंट साइकिल ऑफ मी। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ओवरऑल जो मी स्कोर है वो 65% था, फिर अपना सेकेंड साइकिल में 78% था, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 12 टाइगर रिजर्वर्स को एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है, 21 को वेरी गुड कैटेगरी में, 13 को गुड की, 5 में फेयर कैटेगरी में। मी रिपोर्ट में बताया नन ऑफ द कंट्रीज टाइगर रिजर्व्स आर पुअर कोई भी नहीं है हमारे यहाँ। तो हेडलाइन इंडिकेटर्स में कार्बन कैप्चर, क्लाइमेट चेंज में हमारा स्कोर लोएस्ट रहता है करंट साइकिल में, अगर आपको बताऊँ मैं। तो ये एक बात 5th साइकिल ऑफ मी से ये सारी बातें इवैल्यूएट होकर आई हैं, ठीक है। वहाँ के प्रोटेक्टिव एरियाज़ के बारे में पता चला है हमें, जहाँ पे हमारे टाइगर्स रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट FCA, दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो अभी देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंड पहले 1980 में हुआ था। याद रखो, फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, मतलब स्टेट और आपका यूनियन दोनों इस पर काम कर सकते हैं। 7th शेड्यूल में आता है एम्पावर करना, कौन नो पार्लियामेंट टू इनेक्ट ऑन इट। तो आपका ये पहले भी करा गया था, अभी फिर से इसको पास किया जा रहा है ताकि अमेंडमेंट हो। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 में कुछ सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑन दी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले काम क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना है और यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना है। तो एक्ट हैज़ बीन गिवन अ न्यू नेम थ्रू द अमेंडमेंट 1 संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट 1980। तो बिल विल इनेबल इंडिया टू इंक्रीजेस फॉरेस्ट ट्री कवर को, बेसिकली नेशनल एंड इंटरनेशनल टारगेट्स को फुलफिल करना है, फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजिक इन सब प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करना है। इसमें कुछ की अमेंडमेंट जो ली गई हैं, क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट आफ्टर द एम्बिग्यूटी क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द तमिलनाडु गोवर्धन केस में था, तो उसमें किया गया था। याद रखो, ये केस भी हुआ था, इसमें ही स्कोप को बढ़ाया गया इस एक्ट के। प्रीएम्बल का भी एडिशन है। देखो, हमने प्रीएम्बल में भी हमने क्यों डाला है, क्योंकि इंडिया का जो नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन है या दूसरे हमारे नेशनल टारगेट हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप सोचो, हम क्यों फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्यों एक्ट को अमेंड कर रहे हैं। हमारा टारगेट है गाइस नेट ज़ीरो मिशन हमें ज़ीरो करना है बाय 2070। हमें कार्बन सिंक को जो एडिशनली हम क्रिएट करें 2.5 to 3.0 बिलियन टन्स, वो 2030 तक हमें अचीव करना है। कवरेज की बात करोगे तो लैंड कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंक्लूड लैंड डिक्लेयर नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, लैंड रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी उसको यूज़ किया गया है। दिस डज नॉट इंक्लूड लैंड विच हैज़ बीन ऑफिशियली चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू यूज़ ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। कैटेगरीज ऑफ लैंड को एग्जेम्प्ट भी करा गया है यहाँ पर। एडिशन ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू एरिया ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ में भी जो इस्तेमाल करा गया है वो भी है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट करना जू का, सफारीज़ का अंडर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये सब करा गया। इको टूरिज्म की फैसिलिटीज़ को और इन्हांस करना, उनको भी इंक्लूड करना। सिल्वी कल्चरल ऑपरेशन जो है, यानी कि रीजनरेशन ऑपरेशंस को भी साइड बाई साइड करना। यूनिफॉर्मिटी बनाओ, जो लैंड आपने लीज़ के दे रखे हैं उसमें असाइनमेंट जो आपने दे रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसका प्रायर अप्रूवल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ले। कोई भी फॉरेस्ट लैंड को लीज़ पे देने से पहले आप बात तो कर लो ना एक बारी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर ना कुछ चीज़ों को एम्पावर किया है कि सर्वे कराओ,
उसके कुछ होने चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करो आप, नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ क्या है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या है, सिस्मिक सर्वे करो, सब करवाओ आप, ताकि आपको पता चले कौन सा कंपनसेट करना है, कौन सा नहीं, डायरेक्शन जो करनी है वो भी लगाओ। एग्जेम्प्टेड लैंड में आपका कुछ एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट है, आपका कनेक्टिविटी टू हैबिटेशन, रेल रोड वे, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इस बिल के कुछ कंसर्न्स को ध्यान में रखना। कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ FCA 1980, कुछ एक्सक्लूड करा गया, मोर एक्टिविटीज़ फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस में प्रमोट लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट को इनवैलिडेट करता है ये, क्योंकि देखो नॉन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट को प्लेस करना आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट, इससे आप उन्हें और अनप्रोटेक्ट बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे सेक्रेड फॉरेस्ट है मंगरबनी हरियाणा का, अनरिकॉग्नाइज किया आपने, क्यों किया ऐसा? आप शेड्यूल ट्राइब्स के डाइल्यूट कर दोगे उनके राइट्स को। तो एग्जेम्पशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोवाइडेड विदाउट कंसेंट। आप फेडरलिज्म को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हो कि आप जब भी फॉरेस्ट लैंड को लीज पे दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल से आपका फ्रिजाइल एरियाज़ को आप थ्रेटन करते हो। आपने ब्लैंकेट एग्जेम्पशन लगाई है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर। प्लांटेशंस वर्सेस नेचुरल फॉरेस्ट, तो प्लांटेशंस कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर द लार्ज गैमेट ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज, कैसे करोगे फिर आप? तो कंक्लूडिंग फॉर्म में बोला है कि अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इसका मकसद यही है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को प्रमोट करना और इंडिया के जो इंटरनेशनल हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उन तक भी पहुंचना है हमें। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करो सभी फॉरेस्ट लैंड पर, सभी के कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। कोई भी डाइवर्जन दिखती है तो उसको प्रोटेक्ट करो, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को आप मेंटेन करो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। अगर आता है ना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज़ अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप, है ना। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ को जो है 2020 में पहली बार स्टैट्यूटरी आपका बॉडी है, स्टेटस दिया गया इसको, और इट कम्स अंडर दी एक्ट ओनली, नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया वाले एक्ट में आता है। कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च करना, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, ये सब काम होता है इसका। रिसेंटली CAQM ने, दैट इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ ने अनाउंस किया कि हम एग्जिस्टिंग जो ग्रैप है उसके एयर पोल्यूशन वाली रीजन्स को रिवाइज़ करेंगे। अब ग्रैप क्या है गाइस? एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है। आपको दिवाली के टाइम पे सुना होगा आपने, अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया आज ग्रैप लगने वाला है, इस तरह की आपने सुनी होंगी चीज़ें। तो ग्रैप एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल को देखते हुए। तो इसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स। जब भी डिटोरिएट होती है एयर क्वालिटी, और आपको पता है दिवाली के टाइम पर पराली का प्रेशर और दिवाली का प्रेशर दोनों का प्रेशर होता है, तो एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उस समय लगता है। तो इन परसुएंट टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ 2016 इन मैटर ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने एयर क्वालिटी का जो निकाला, तो उसी की वजह से 2016 में ही MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को लेते ही ग्रैप को प्रिपेयर किया गया। ग्रैप सबसे पहले नोटिफाई किया गया अंडर द EPA, that is Environment Protection Act 1986 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So according to these notifications, implementing the GRAP fell down the non-dissolved environment pollution prevention वाले पे लग गया। 2021 के बाद से GRAP एक इम्प्लीमेंट हुआ बाय CAQ में। अब सिग्निफिकेंस ग्रैप का क्या है? क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना फॉर द एंटायर दिल्ली NCR रीजन, ऑन बोर्ड आपके सेवरल एजेंसीज को प्रिपेयर करना, अकाउंटेबिलिटी डेडलाइंस को प्रिपेयर करना, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल से बचाना, सिटीजन चार्टर्स ऐसा बनाना कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाए। तो सिंस अक्टूबर 2022 ग्रैप ने AQI को इन्फोर्स किया। AQI में क्या क्या आता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से आते हैं? पोल्यूटेंट्स आते हैं, PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 दैट इज अमोनिया एंड द लेड, ये सारे आते हैं। ओल्डर वर्जन जो गैप का होता था ना, ग्रैप का गाइस, वो खाली PM2.5 और PM10 को लेके चलता था। आप देख लो, ये आपको ज़रूर याद रखना है गाइस कि AQI में पहले ग्रैप के अंदर सिर्फ PM2.5 और 10 को ही पोल्यूटेंट माना जाता था, बट नाउ इट्स अ डिफरेंट केस। CO2, LHB, SO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड सब लगा हुआ है। तो ग्रैप फॉर द NCR हैज़ बिन क्लासीफाइड अंडर 4 डिफरेंट स्टेजेस में बना रखा है। ठीक है, ये सारा गैस मैंने अपना ना एक आपका शॉर्ट भी बना रखा है, आप वो वाले शॉर्ट में देख सकते हो ग्रैप के बारे में, नॉट इन द शॉर्ट, सॉरी वीडियो में ही है, तो आपको मैं वो भी पंच कर दूँगी वीडियो, तो उसमें आप ग्रैप के सारे ये पढ़े ना, बाकी स्टेजेस में यहाँ पर भी लिखा हुआ, यू कैन रीड दैट। अब दूसरे फीचर्स ग्रैप के क्या है? देखो, टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट।
रिवाइज ग्रैप का जो है ना उसको 1/10/2023 को इंटायर एनसीआर में लगा देना है। 1 अक्टूबर 2023 में रिवाइज ग्रैप को हर साल लगा दिया जाएगा। कैन बी इन्वोक एटलीस्ट 3 days in advance based on the dynamic model, वेदर मेट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट देखते हुए डे टू डे बेसिस का एक्शन स्टेजेस 2nd, 3rd, 4 इन्वोक किए जा सकते हैं एटलीस्ट 3 days बिफोर। आप एक बार प्रोजेक्टेड लेवल से अगर पहुंच जाए आगे तब कॉन्टीन्यूड रिस्ट्रिक्शन एक्शंस लगेंगे। फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस आप लगाओगे जब स्टेज 3 कैटेगरी आ जाए। स्टेज 3 कैटेगरी का मतलब क्या है? 401 से लेकर 450 वाली, मतलब इतना हालत ख़राब वाली हो जाए कंडीशन, तो फिर उस कंडीशन में लगाना पड़ता है ना आपको। तो कंटिन्यू रिस्ट्रिक्शन एक्शन लेने पड़ेंगे। फिर एडिशनल मेजर्स भी आप लगा सकते हो। तो लाइक दिस, तो आपका जो 5th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई बाय IQAR एयर बेसिकली रिपोर्टेड दैट दिल्ली वाज रैंक 4th इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द एक्शन फॉर ग्रैप, इसीलिए हमने ग्रैप रिस्पॉन्स ले रखा है। और एक बहुत राइट स्टेप था टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड उसके साथ साथ एनसीआर में रिड्यूस करना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन से गाइस विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। अभी तक के लिए आप इतनी रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।